कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना और इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल आप क्या बनाए बाजार पर स्ट्रैटेजी। कल की आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी है। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही आज जो हमारे साथ खास मेहमान है वो है HDFC सिक्योरिटीज से VK शर्मा जी। शर्मा सर, आपका भी बहुत स्वागत है आज बाजार आज और कल के इस शो में। साथ ही अपने तमाम सहयोगियों से भी जानेंगे आज के तमाम खबरों पर और सेक्टर्स पर उनका रिसर्च। लेकिन सबसे पहले बाजार पर आज का कारोबार कैसा रहा ये जरा जानते और समझते हैं। तो आज था कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन और आज भी बाजार ने रिकॉर्ड क्लोजिंग दी। निफ्टी पहली बार 14,550 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। वहीं सेंसेक्स भी करीब 250 अंक उछलकर 49,500 के ऊपर बंद हुआ। बैंकिंग शेयरों में हमने देखा आज खास तौर पर खरीदारी से बैंक निफ्टी में मजबूती लौटी, वो भी 340 अंक चढ़कर 32,339 के स्तर पर बंद हुआ। FIIs और DIIs का डेटा आज क्या कहता है ये समझ लेते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 571 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1,334 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की। और आज के बाजार पर एडिटर्स डे के लिए अनिल जी आपके पास आ रहे हैं। एक बार फिर से बाजार में शानदार तेजी का जो ये मोमेंटम है वो बरकरार है। ऑल टाइम हाई पर बाजार बंद हुए हैं। आज के कारोबार के मेन हाइलाइट्स क्या रहे आपके अनुसार? लगातार 12वां दिन भारतीय बाजारों में आज भी भरपूर एक्शन और एक के बाद एक आज 12वां ट्रेडिंग सेशन ऐसा था जब बाजारों ने लाइफ टाइम हाई बनाया। जी हाँ, पिछले दोनों हफ्ते और इस हफ्ते के दोनों दिन बाजारों ने नई ऊंचाइयां छुई। आज पहली बार इतिहास में निफ्टी 14,500 के पार निकला भी, टिका भी और बंद होने में भी कामयाब रहा। 14,590 अब निफ्टी का नया लाइफ टाइम हाई बनाया और वहीं 49,500 के पार निकलने में कामयाब रहा सेंसेक्स और 50,000 के बड़े आंकड़े के बेहद करीब। 2 दिनों की सुस्ती के बाद बैंक निफ्टी में भी चुस्ती दिखी और आज दमदार एक्शन 1% की मजबूती बैंक निफ्टी में नजर आई और 32,300 के पास लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग के बेहद करीब बैंक निफ्टी भी बंद होने में कामयाब रहा। चौतरफा खरीदारी दिखी और एक के बाद एक ढेर सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स ऐसे हैं जो एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। आज सरकारी बैंकों में दमदार खरीदारी आती हुई दिखी और 6% सरकारी बैंकों का इंडेक्स उछला। रिलायंस ने 2-3 दिनों की सुस्ती के बाद आज निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए कमर कसी है। तो कहीं न कहीं सेक्टोरल चर्निंग चल रही है और उस सेक्टोरल चर्निंग का फायदा मिल रहा है। ऑटो स्टॉक्स की रफ्तार कहीं धीमी पड़ने के दूर दूर तक संकेत है नहीं, वहां पर खरीदारी होती दिख रही है। थोड़े से डिफेंसिव शेयर आज हल्के हुए हैं लेकिन उनकी जगह रिलायंस और बैंक्स ने अपना काम कर दिया। तो कहीं न कहीं आप बाजार में लगातार खरीदारी का माहौल देख रहे हैं। फ्लोज जबरदस्त हैं, पूरी तरह से FIs की तरफ से खरीदारी के बड़े आंकड़े आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट स्टेबल हैं, थोड़े पॉजिटिव हैं। भारतीय बाजारों के बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर दिख रहे थे। बस इतना काफ़ी है भारतीय बाजारों में कॉन्फिडेंस देने के लिए और यही वजह है कि सुबह की शुरुआती लड़खड़ाहट के बाद भारतीय बाजारों ने जो रफ्तार पकड़ी, पीछे मुड़कर देखने का नाम नहीं और शानदार तेजी के साथ दिन की ऊंचाइयों के करीब जाकर बंद होने में कामयाब रहे। जी अनिल सर, अब कल बाजार किन ट्रिगर्स पर काम करेंगे, किन लेवल्स पर नजर है, ये आपसे समझेंगे हम थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले आज बाजार की इस शानदार कारोबार में किन सेक्टर्स ने सबसे ज्यादा योगदान दिया है ये समझते हैं। हमारी सहयोगी देवांशी है हमारे साथ। देवांशी, जरा बताएं कहां सबसे ज्यादा एक्शन था आज? आज एक बार फिर बाजार में रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार होता हुआ दिखा और 14,500 के लेवल्स के पार निफ्टी में कारोबार हुआ है। आज सारे सेक्टर्स हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखे थे। निफ्टी फार्मा था जहां पे हल्की सी कमजोरी जरूर आती हुई दिखी, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे ज्यादा गेन्स आते हुए दिखे। अब देखिए FSR रिपोर्ट के बावजूद आज हमने देखा सरकारी बैंक्स और निजी बैंक्स में आज अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। सबसे पहले अगर सरकारी बैंक्स की बात करें तो हमने देखा बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स आखिरी 1 घंटे में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी आती हुई दिखी। निजी बैंक्स में कर्नाटका बैंक्स के रिजल्ट्स आने के बाद हमने देखा सारे बैंक्स में अच्छे गेन्स आते हुए दिखे हैं। और इसके अलावा आज ऑटो स्टॉक, ऑटो एंसिलरी और साथ ही स्क्रैपेज पॉलिसी जो आने की उम्मीद है बजट में, इसी के चलते आज हमने देखा सारे स्टॉक्स हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड ये टॉप गेनर्स आते हुए दिखे थे। साथ ही आप देखिए जो स्क्रैपेज पॉलिसी की उम्मीद है उसी के चलते MSTC, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, M&M फाइनेंस में भी आज अच्छी तेजी देखने मिली थी। इसके अलावा आज ऑयल एंड गैस स्टॉक्स
फोकस में थे। गेल आप देखिए जो बायबैक आने वाला है 15 जनवरी को बोर्ड की बैठक है, इसके चलते आज फोकस में था। और इसके अलावा आज एक अच्छी रिपोर्ट भी आती हुई दिखी थी ब्रोकिंग हाउस की तरफ से, डबल अपग्रेड आईजीएल की तरफ से आईजीएल पर आता हुआ दिखा और इसी के चलते आईजीएल और एमजीएल और साथ ही गेल में आज अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। साथ ही आज रियल एस्टेट काउंटर्स में भी अच्छे गेन्स आते हुए दिखे थे। जिस तरह से हम देख रहे हैं बिजनेस अपडेट्स आते हुए दिखे हैं, अच्छे गेन्स रियल एस्टेट स्टॉक्स में आए हैं। डीएलएफ टॉप गेनर बनता हुआ दिखा आज, ब्रिगेड, प्रेस्टीज, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, ये सारे स्टॉक्स थे जहां पे अच्छी तेजी आती हुई दिखी। साथ ही आज डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में भी आप देखिए जो थायरोकेयर का बिजनेस अपडेट आता हुआ दिखा, उसके चलते हमने देखा सारे जो डायग्नोस्टिक स्टॉक्स थे, डॉक्टर लाल पैथ लैब, मेट्रोपोलिस, इसमें आज करीब 1% से ज़्यादा की तेजी होती हुई दिखी। कमज़ोर आज केवल फार्मा स्टॉक्स होते हुए दिखे। हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली और हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग कुछ आईटी स्टॉक्स में आती हुई दिखी है और इसके चलते हमने देखा थोड़े से लाल निशान भी दोनों सेक्टर्स ट्रेड करते हुए दिखे। लेकिन आज अगर ब्रॉडर मार्केट्स में देखें गेंस होते हुए दिखे और जी बिजनेस पर आज आपकी जो कमाई होती हुई दिखी, जी के सुपर हिट कॉल्स उसमें भी आप नजर कीजिए। आज आयशर मोटर आपको चार्ट कॉर्नर में रिकमेंड किया था, साथ ही पिडिलाइट आज आपको रिकमेंड किया था भसीन जी ने, आईडीएफसी फर्स्ट पे आपको भसीन साहब ने रिकमेंड किया था, टाटा केमिकल आज आपको किरण जी और चार्ट कॉर्नर दोनों में रिकमेंड किया गया था और साथ ही एप्कोटेक्स इस स्टॉक को आपको जैन साहब ने रिकमेंड किया था। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे आज आपकी अच्छी शानदार कमाई होती हुई दिखी है, ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छे गेन्स होते हुए दिखे और जो ओवरऑल अगर सेक्टर्स की बात करें तो ज़्यादातर सेक्टर्स ऐसे थे जहाँ पे आज अच्छे गेन्स होते हुए दिखे हैं। बहुत शुक्रिया देवांशी, बाजार पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका। अब आज के हमारे खास एक्सपर्ट वीके शर्मा जी का रुख करते हैं। शर्मा सर, नए साल में लगातार बाजार नए आयाम पर आयाम बना रहा है। अभी आपके लिए बाजार की इस तेजी का हीरो कौन है? और हमेशा की तरह हम आपसे जानना चाहते हैं कि कल के लिए खरीदारी करनी हो तो इंट्राडे पिक कौन सी सजेस्ट करेंगे और हफ्ते भर की खरीदारी के लिए पोजिशनल व्यू आपका कौन सा है? जी नमस्ते स्वाति जी और सभी दर्शकों को। इस पूरी रैली का जो हीरो है वो रिलायंस है, जिन्होंने शुरुआत की थी, पर आजकल वो थोड़ा सा ठंडा है और अच्छी बात है कि उसने वापस अभी अपनी पहलवानी आज करनी शुरू की है। तो मैं समझता हूं कि जिसने ये तेजी की शुरुआत की थी वही भी शायद इसको अब आने वाले दिनों के अंदर ऊपर लेकर जाए। रियल सेंस में आईटी और फार्मा ये दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी जो स्ट्राइक रेट है उनको टर्न बाय टर्न एक एक सिंगल लेके स्ट्राइक बनाई रखी है और स्कोर बोर्ड अच्छा खासा निफ्टी का चलाया है। तो इंट्राडे टर्म्स में अगर एक कोई स्टॉक लेना हो तो मैं दरअसल जो स्टॉक चुन रहा हूं वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज वो काफी तेजी उन्होंने दिखाई, 293 रुपए के ऊपर बंद हुआ है और ये करीब ये तो समझिए कि अपना जो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बंद हुआ। दूसरा, पब्लिक सेक्टर बैंकों के अंदर जो तेजी, जो जब से अनिल जी ने बताया था कि पीएनबी जब से चलना शुरू हुआ था तभी सबने बोला था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लस कैनरा बैंक और आपका बैंक ऑफ बड़ौदा ये सब अच्छा कर सकते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी वापस अच्छा कर सकता है। ध्यान रखा जाना चाहिए कि स्टॉप लॉस रखें 288 रुपए और उसका टारगेट रहेगा 302 रुपए। दूसरा जो एक सप्ताह के लिए आप पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं वो है कोल इंडिया और वो 147 रुपए पे आज क्लोज हुआ है, तो 142 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट रहेगा आपका 155। ये भी बता दें कि दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं जिनको आप अगर इंट्राडे में भी प्रॉफिट हो जाए तो भी बुक कर सकते हैं, पोजीशनल बनाना चाहें तो स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहिए, पोजीशनल भी बनाए जा सकते हैं। तो दोनों ही स्टॉक दोनों ही सिंगल डे एज वेल एज पोजीशनल के लिए यूज किए जा सकते हैं। ओवर टू यू स्वाति। ओके शर्मा जी, मतलब एक दिन की खरीदारी एसबीआई में करने की सलाह और हफ्ते भर का व्यू जो है पोजिशनल व्यू वो कोल इंडिया में रख रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट वीके शर्मा जी। आइए अब आने वाले कुछ नतीजों का रुख करते हैं। कल आएंगे दो दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे जिनमें इन्फोसिस और विप्रो शामिल हैं। नतीजे कैसे रह सकते हैं अनुमान बताने के लिए कुशल का हम रुख करते हैं। कुशल ने इस पर एक रिसर्च भी की। कुशल जरा बताएं इन्फोसिस और विप्रो के नतीजे के अनुमान क्या कह रहे हैं?
जी, तो कल बाजार बंद होने के बाद इन्फोसिस और विप्रो के नतीजे आते हुए नजर आएंगे और यहां पर दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस की सबसे पहले अगर आप बात करें तो जो डॉलर आय है वहां पर लगभग 3.5% की बढ़त हम अनुमान करके चल रहे हैं, क्योंकि वैनगार्ड डील से भी जो है इनकी आय में बढ़त होने की संभावना नजर आ रही है। यही नहीं, अगर आप कंपनी की मार्जिन भी देखें तो वहां पर Q3 में आमतौर पर जो गिरावट रहती है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी और ऑलमोस्ट फ्लैट मार्जिन जो 25.3% की है वो रहने का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। साथ ही कंपनी का मुनाफे में 6% की बढ़त के साथ 5,138 करोड़ का मुनाफा कंपनी दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। साथ ही आपको यह भी देखना होगा कि जो FY21 की मार्जिन्स और आय गाइडेंस है वहां हमारा एस्टिमेट जो है वो कंपनी जो है बरकरार रख सकती है, तो यहां पर आपको नजर रखनी होगी और रिकॉर्ड स्तर पर फिर से टीसीवी आने की संभावना नजर आ रही है। तो इन सब चीजों पर, इन्फोसिस के नतीजों पर आपको ध्यान रखना है। पर अगर आप विप्रो की बात करें तो वहां पर भी प्रदर्शन जो है ओवरऑल जो डॉलर आया है वहां पर भी 3% से ज्यादा की बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और करीब करीब 205 करोड़ डॉलर आय जो है कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। मार्जिन्स की जहां तक बात है यहां पर भी 18.2% पे ऑलमोस्ट फ्लैट रह सकता है यहां पर भी अनुमान, और मुनाफे में भी करीब 2-2.5% की ही बढ़त, यानी कि इन्फोसिस के मुकाबले जो मुनाफा है कंपनी का, विप्रो का, वहां पर ऑलमोस्ट फ्लैट सा रुझान हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर आप Q4 की बात करें तो यहां पर हमारा एस्टिमेट 0 to 2% रहने का है, तो यहां पर भी जो आय ग्रोथ की गाइडेंस है Q4 पर, वहां पर आपको नजर रखनी होगी। जी, तो ये तो रही बात कल आने वाले नतीजों की। कुशल, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आपसे कुछ और बातचीत करेंगे खासतौर पर ऑटो शेयरों पर, लेकिन उससे पहले शर्मा जी का क्विक नजरिया ले लेते हैं। इन्फोसिस और विप्रो, खासतौर पर आईटी कंपनीज का आपने शुरुआत में जिक्र की थी शर्मा जी, इन्फोसिस और विप्रो से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? वही एक्सपेक्टेशन जो आपकी है, 3% से ज्यादा नेट प्रॉफिट का ग्रोथ, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इन्होंने आईटी पूरे क्षेत्र लीडर्स ने, इन्फोसिस मार्जिन का भी लीडर है और इन्होंने बहुत पहले से अपना जो गाइडेंस देना बंद कर दिया था उसको वापस शुरू किया और जो कॉन्फिडेंस जो बनाया है पूरी मार्केट का वो इन्फोसिस ने ही बनाया है। तो मैं समझता हूं कि विप्रो जो हाल ही में बड़ी अच्छी तेजी जिन्होंने दिखाई और इन्फोसिस दोनों ही अच्छा करेंगे। अगर क्योंकि इतनी तेजी आ चुकी है, किसी कारणवश अगर बाजार को पसंद न आए इनके रिजल्ट्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्टॉक को बेच देना है। प्रॉफिट बुकिंग कभी भी की जा सकती है, लेकिन लंबी अवधि के लिए बहुत सारे लोग इसलिए नहीं लेते हैं कि इतना बढ़ गया है, पर ये कोई कारण नहीं कि आपको नहीं लेने का। तो ये आप इसमें बने रहिए दोनों ही स्टॉक्स में। ओके, ये तो बात हुई इन्फोसिस और विप्रो के आने वाले नतीजों की। अब जरा ऑटो सेक्टर का रुख कर लेते हैं। टाटा मोटर्स, आयशर और अशोक लेलैंड जो है समेत तमाम ऑटो शेयरों में आज हमने देखी दमदार तेजी। आगे के लिए ऑटो सेक्टर्स के लिए क्या सिग्नल ये लेकर आ रहा है, कुशल का एक बार फिर से रुख करते हैं। कुशल बताएं। जी, तो आज ऑटो सेक्टर में हमें दमदार तेजी देखने को मिली। आप देखिए तमाम जो सीवी स्पेस के स्पेसिफिकली शेयर्स थे वहां पर शानदार 4 से 5% का उछाल हमें देखने को मिला। तो और इसकी सबसे बड़ी वजह यह बनी कि हमने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी जो दी थी कि स्क्रैपेज पॉलिसी जो है वो बजट में उसका ऐलान होना संभव है। इसके तहत आप अगर देखें तो ओवरऑल स्क्रैपेज पॉलिसी आने से एक तो प्रदूषण कम होगा और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो नई गाड़ियों की मांग है वहां पर बेहतरीन तेजी हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही ग्राहकों को 1 से 3% का इंसेंटिव जो है वो ऑटो कंपनियां देती हुई नजर आ सकती हैं। तो यहां पर हमने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी आज के सत्र में बताई। और यहां पर अगर आप देखें तो यूएस और जर्मनी के जो प्रोग्राम्स हैं वहां पर स्क्रैपेज प्रोग्राम लागू होने से ऑलमोस्ट जैसे ही ये लागू हुए 30 से 40% की बढ़त हमें ऑलरेडी जो है नई गाड़ियों की डिमांड आती हुई नजर आई थी। तो अपने आप में काफी बड़ा स्टेप जो है ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री के लिए ये पहला ट्रिगर बन सकता है। दूसरा ट्रिगर जो है इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में बढ़त। यहां पर काफी ज्यादा तेजी हमें पिछले कुछ महीनों में जैसे पेंडेमिक के बाद अनलॉकिंग हुई वहां पर देखने को मिल रहा है। और यहां पर सबसे बड़ा फोकस जो बन रहा है वो आप देखिए जो ई वे बिल है, सितंबर महीने में आपको करीब करीब 26 लाख ई वे बिल्स जो रिकॉर्ड स्तर पर बनते हुए नजर आए थे, यहां पर लगातार हमें बढ़त देखने को मिल रही है। तो इस वजह से भी काफी ज्यादा मजबूती बन रही है। और अंत में जो Q4 के आंकड़े आते हुए दिखेंगे अगले क्वार्टर में, वहां पर काफी बेहतरी के संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ओईएम्स जो है उन्होंने जनवरी के महीने में ज्यादातर ओईएम्स ने काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट प्राइस हाइक की थी, जिस वजह से कहीं ना कहीं इनकी जो रियलाइजेशंस है उसमें हमें सुधार देखने को मिलेगा। तो ये 3 बड़े ट्रिगर्स हैं जिसको आपको ऑटो सेक्टर के लिए नजर रखनी होगी।
जी कुशल, ऑटो शेयर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फोकस जरा बर्गर किंग पर शिफ्ट करते हैं। हमने देखा कि आज भी काफी गिरावट देखने को मिल रही है शेयर में। आखिर क्या वजह है इसकी? वरुण से जरा समझते हैं। वरुण, क्या शेयर सच में इतने स्तरों पर महंगा है? देखिए, बर्गर किंग एक ऐसा स्टॉक है जिसमें लिस्टिंग के बाद लोगों ने खूब कमाई की। एक समय तक स्टॉक 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और तब लोग कहते थे कि स्टॉक काफ़ी महंगा है अपने पीएस के मुकाबले। लेकिन उन लेवल से ये स्टॉक करीब 30-35% के आसपास की गिरावट दिखा चुका है और इन लेवल्स पे अब ये काउंटर या तो इंडस्ट्री के हिसाब से वैल्यूड लगता है या तो कुछ पैरामीटर्स पे सस्ता भी नज़र आता है। 5 पैरामीटर्स है जिस पे हमने इसे जज किया। सबसे पहले रिटर्न ऑन इक्विटी, ईवी बाय एबिटा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो थोड़ा महंगा लगेगा। लॉस मेकिंग है तो आरओई देख के तो मतलब नहीं है, लेकिन ईवी बाय एबिटा पे अगर आप देखेंगे तो वो करीब 43 टाइम्स पे है, यानी कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। लेकिन ईवी बाय सेल्स, मार्केट कैप बाय सेल्स और प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए, यहाँ ये स्टॉक कुछ हद तक सस्ता नज़र आता है। ईवी बाय सेल्स 5.5 के आसपास है, जबकि वेस्टलाइफ डेवलपमेंट का 4.5 के आसपास है। मार्केट कैप बाय सेल्स 4.5 के आसपास है, वेस्टलाइफ डेवलपमेंट का 4 के आसपास है, यानी कि ऑलमोस्ट ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के आसपास पहुंच चुका है। हालांकि जुबिलेंट फूडवर्क्स से अभी भी ये कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू इस कंपनी का 11.4 है, जबकि जुबिलेंट फूडवर्क्स का 19.7 और वेस्टलाइफ डेवलपमेंट का 15.2 है। यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू पे अगर आप देखेंगे तो ये काउंटर काफ़ी हद तक सस्ता नज़र आ रहा है। यानी कि अब जो गिरावट इस काउंटर में हुई है उसके बाद इस कंपनी के वैल्यूएशन जो है काफ़ी हद तक रीजनेबल हो चुके हैं और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा बेट भी साबित हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया वरुण, बर्गर किंग पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं अब और शो के खास सेगमेंट शर्मा जी का ऑप्शन देखते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज से बीके शर्मा जी हमारे साथ शो में मौजूद हैं। शर्मा सर, अब बम्पर कमाई के ऑप्शन का वक्त हो गया है। कहां आप ऑप्शन की कमाई करा रहे हैं आज? जी स्वाति जी, 2 स्टॉक लेकर आया हूं और इस सेगमेंट के दर्शकों को मेरा दोबारा नमस्कार। तो 2 जो स्टॉक ऑप्शंस हैं वो हैं, एक तो है पहला तो रिलायंस, उसने काफ़ी तेजी दिखाई, और दूसरा जो स्टॉक है वो है भारत फोर्ज। तो ऑटो के क्षेत्र से ये कंपनी है। तो रिलायंस ने कि आप 2000 की कॉल आप खरीद सकते हैं 49 रुपए के ऊपर, और इसमें स्टॉप लॉस रखें 39 रुपए का, टारगेट रहेगा आपका 65 रुपए। मेरा मानना है कि अब इसके समय आ गया है कि इंडेक्स को ऊपर जाना है तो रिलायंस के दमदार कंधों की आवश्यकता होगी। तो ये आने वाले 4-5 दिन के अंदर ये स्टॉक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है। भारत फोर्ज वैसे ही जो यूएस की जो क्लास 8 है ट्रक्स हैं उनकी तेजी की वजह से ये स्टॉक अच्छा कर ही रहा है, और यहाँ पे 630 की कॉल मैं सलाह दे रहा हूँ लेने के लिए। 22 रुपये 15 पैसे जो लास्ट क्लोजिंग थी उसके आसपास लें। 17 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट रखेंगे 32 रुपये का। ये ध्यान रहे दोस्तों कि आप ये जो ऑप्शन लेते हैं ये 4 या 5 दिन से ज़्यादा आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। तो ये आवश्यक है कि आप स्टॉप लॉस भाव के साथ साथ ऊपर बढ़ाते जाएं और अंततः या तो प्रॉफिट बुक हो जाएगा या स्टॉप लॉस पास होगा, और कुछ भी ना हो तो आप अपना स्टॉक से निकल जाइए। 5 दिन से ज़्यादा इसको कैरी फॉरवर्ड न कीजिए। ओवर टू यू स्वाति। अब वक्त है कल बाजार पर स्ट्रैटेजी बनाने का। सीधे रुख करेंगे अनिल जी का। अनिल सर, अब कल बाजार को ट्रिगर्स कहां से मिलेंगे और नजर किन लेवल्स पर रखी जाए? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, एक बात तो साफ है कि भारतीय बाजारों में ये उम्मीद है कि अमेरिका में एक अच्छा सेशन होगा। वैसे बहुत अच्छा सेशन ना भी और अमेरिका के बाजार सीमित दायरे में कारोबार करके बंद भी हो जाए तब भी भारतीय बाजारों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा अपना मोमेंटम बेहद स्ट्रॉन्ग है और 14,500 के ऊपर की क्लोजिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। तो कोई अनहोनी बात या घटना हो जाए इसका तो पता नहीं, लेकिन डेटा के लिहाज से देखें, ट्रेंड के लिहाज से देखें, फ्लोज के लिहाज से देखें, चार्ट्स के लिहाज से देखें, हर लिहाज से बाजार बेहद मजबूत दिख रहे हैं और इसी के चलते सेंटीमेंट भी स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी में भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर भी एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। 32,613 का जो लाइफ टाइम हाई है बैंक निफ्टी, उसके बेहद करीब पहुँच रहा है और हो सकता है अगर ग्लोबल मार्केट्स ने सहारा दिया तो कल बैंक निफ्टी भी एक नया लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए तैयार हो सकता है। इसकी भी पूरी संभावना है। जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी पर वो 32,000 के आसपास का रहेगा। तो देखते हैं, कल शुरुआत ग्लोबल मार्केट से लेंगे, लेकिन उसके बाद हम अपने संकेतों के दम पर, अपनी ताकत के दम पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ये पूरी तरह से बाजार का ट्रेंड इस वक्त नजर आता है। जी बहुत शुक्रिया अनिल जी, कल के लिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कल का ऑप्शन।
बात करते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से। राजेश जी, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका शो में। आज ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां बनाने को बोलेंगे कल के लिए? गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, जिस तरीके का आज मोमेंटम था और मार्केट में 14,500 के ऊपर क्लोज दिया, और अगर हम कॉल पुट का डेटा भी देखें तो काफी एग्रेसिव पुट राइटिंग देखने को मिली 14,400 14,500 की स्ट्राइक पे, और उसी तरीके से हमने कॉल अनवाइंडिंग एक्शन भी देखने को मिली एट द मनी स्ट्राइक्स पे। तो ये क्लियरली दर्शाता है कि मार्केट में तेजी का ही कॉन्फिडेंस बना हुआ है और मार्केट में यहाँ से तेजी का ही ट्रेड इनिशिएट करना है। तो कल के सेशन में 14,600 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। जो इस सीरीज का एक्सपायरी है वीकली सीरीज का, वो 59 रुपीज के आसपास क्लोज हुआ है। उसमें 35 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 95 से 105। तो हमें लग रहा है कि मार्केट में जिस तरीके का आज मोमेंटम था ये कंटिन्यू रहेगा और कल के सेशन में हमें 14,650 14,700 की तरफ निफ्टी बढ़ते हुए दिखेगी। तो 14,600 का कॉल ऑप्शन बाय करके ये ट्रेड इनिशिएट करना है तेजी का। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो कल के सेशन में भारतीय एयरटेल में काफी अच्छा मोमेंटम रहना चाहिए। जिस तरीके से आज के सेशन में काफी बड़ा ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखा है, करीब 6 से 7% के आसपास ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। और अगर हम इसमें डेटा देखें तो कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन काफी अनवाइंड की है। सारी स्ट्राइक्स में आज देखें तो कॉल राइटर्स काफी अपनी पोजीशन अनवाइंड करके गए। ये दर्शाता है कि इसमें एक शॉर्ट कवरिंग का बड़ा मूव कल के सेशन में देखने को मिलेगा। तो 590 तक के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं भारतीय एयरटेल में। 558 के स्टॉप लॉस से भारतीय एयरटेल भी बाय करने की सलाह रहेगी। बहुत शुक्रिया राजेश जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और शर्मा सर, अब लंबी अवधि की खरीदारी की स्ट्रैटेजी कहां रखने की सलाह देंगे? स्वाति जी, लंबी अवधि के लिए बहुत आवश्यक है कि अब जब इकॉनमी पूरी तरह से खुल चुकी है और अपने जो रियल पोटेंशियल उस तक पहुंचने वाली है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कंपनियां हैं वो भी अच्छा करेंगी। उन्हीं में से एक कंपनी है अडानी पोर्ट्स। तो ये जो कंपनी है ये निफ्टी का तो कॉन्स्टिट्यूएंट है ही, साथ में प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी और लॉजिस्टिक्स कंपनी भी है। 24% इसका हिस्सा है और ये दोनों मालाबार एज वेल एज कोरोमंडल कोस्ट पे इसके पोर्ट्स हैं। तो लगातार ये अधिग्रहण करती जा रही है नए नए पोर्ट्स का और अपना फुटप्रिंट बढ़ा रही है। अगर हम उसको देखें जो एसेट्स ये लेते हैं, जो इनके पोर्ट्स पे उतरते हैं, तो उनके अंदर एसेंशियली ये सबसे ज़्यादा जो उतरता है वो है आपका कोल के 33%, 41% करीब कंटेनर वो सबसे ज़्यादा है और इसका क्रूड करीब 26%। तो जो पहले कोल के ऊपर जो डिपेंडेंस करीब 48% थी, उसके प्रति कंपनी लगातार इसको घटा रही है, जो अच्छा भी है। और अभी ये 33% हो गया, ये आगे चल के और भी घट सकता है। तो ऐसे माहौल के अंदर ये कंपनी जो आने वाले दिनों के अंदर आप अगर हम ये समझें कि इस वक्त जो अर्निंग्स हैं इसकी, जो 2020 की अर्निंग्स में थी, तो 2023 के हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें करीब 16% तो सेल्स और 17% के हिसाब से इसके अंदर प्रॉफिट का ग्रोथ देखने को मिलेगा सालाना, यानी कि साल दर साल। तो हमारा क्या टारगेट है, ये करीब 511 पे जो कंपनी अभी उपलब्ध है, इसको आप अभी तो खरीद सकते ही हैं। 485 तक भी शायद नीचे स्टॉक जा सकता है, तो आप इसको एवरेज कर लें तो बहुत ही बेहतर। अगर अपने भी एवरेज करें तो 613 का जो स्टॉप लॉस हमारा जो टारगेट है वो करीब आपको देगा 20% रिटर्न्स। और अगर आप एवरेज ले लेते हैं नीचे तक 485 तक, तो आपका रिटर्न बैठ जाएगा करीब 23%, जो समझता हूं कि इस मार्केट के लिए अच्छा है। जी धन्यवाद और जय हिंद। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉल जी अदानी पोर्ट्स में रखने की सलाह वीके शर्मा जी की। बहुत शुक्रिया सर शो में शामिल हुए। साथ ही हमारे तमाम सहयोगियों का भी बहुत धन्यवाद हम तक एक्सक्लूसिव रिसर्च पहुंचाने के लिए। फिलहाल आज इस शो में बस इतना ही। कल एक बार फिर से होगी मुलाकात। बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह 7 बजे से देखिए जी बिजनेस। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।